बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशे खिदमत है एक लड़की की हैरत अंगेज कहानी जो आसेब से दिल लगा बैठी थी। कहानी का नाम है 100 साल बाद। कमरे में मेरे सिवा कोई ना था। इसके बावजूद किसी मर्द की उंगलियां मेरे बालों को सहला रही थीं, लेकिन वो मर्द मुझे नज़र नहीं आ सकता था क्योंकि वो बदरू था और इसे मरे हुए 100 साल गुजर चुके थे। इसकी रूह आई तो मेरा कमरा सर्द हो गया था। कवाड़ हिले थे और मैंने इसकी दबी दबी सी हंसी सुनी थी। मैं अनपढ़ और गंवार नहीं बल्कि एक तालीम याफ्ता उस्तानी हूँ। मेरा नाम रुखसाना है। मेरा जीता जागता मंगेतर फौज में था और 3 बरसों से अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज में शामिल कुवैत में मुकीम था। इसका नाम आदिल है और अब मैं इसकी बीवी हूँ। इन दिनों मैं इसकी गैर हाजिरी में इसकी मंगनी की अंगूठी पहने रखती थी। मुझे आदिल से बेपनाह मोहब्बत थी, बेलौस, पाकीज़ा और वालेहाना मोहब्बत। मैं शहर के स्कूल में पढ़ाया करती थी और शादी के लिए अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे। आदिल के खत आते रहते थे कि वापस आने में अभी कुछ अरसा बाकी था। मैं सदा से इंतज़ार में थी कि वो आए और हम शादी कर लें। दुनिया में आदिल के सिवा मेरा था ही कौन। माँ बाप तो मेरे बचपन में ही मर चुके थे। मैंने शहर से दूर देहाती इलाके में किराए का मकान लेने का फैसला कर लिया क्योंकि शहर के शोर शराबे और मसनूई ज़िंदगी से मेरी तबीयत उकता गई थी। किराए पर मकान लेने के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी एजेंट से राब्ता कायम किया। इसने शहर से 10 मील दूर मेरे लिए एक पुराना सा मकान देखा और मुझसे बात करके मालिक मकान से मामलात तय कर लिए। फिर मैं मकान देखने के लिए वहाँ पहुँची। मालिक मकान इस मकान को फ़रोख्त भी करना चाहता था, लेकिन मैं अभी किराए पर ही रहना चाहती थी। इरादा था कि आदिल वापस आएगा तो कोई मुनासिब मकान खरीद लिया जाएगा। मुझे मकान का जो किराया बताया गया वो मुज़िका खेज़ हद तक कम था। मैंने सुना तो मेरी हंसी छूट गई। एजेंट ने कहा कि गांव के मकानों के किराए इसलिए भी कम हुआ करते हैं कि शहर को छोड़कर यहाँ कौन रहने आता है। लेकिन एजेंट को ये मालूम ना था कि मैं शहर से भागकर इसी चुपचाप सी फिजा और मासूम से माहौल में पनाह लेने आई हूँ। इस मकान के करीब जो मकान थे वो 100-150 मील के फासले पर थे। मैं ये मकान आदिल के लिए ले रही थी। मुझे इससे बेपनाह मोहब्बत थी और हम शहर के हंगामों से बहुत दूर रहना चाहते थे। आदिल देहात में ही पला बढ़ा था। मुझे उम्मीद थी कि वो इस माहौल को बेहद पसंद करेगा। मैंने तो उम्र शहर में गुजारी थी। मेरे माँ बाप बचपन में ही फौत हो चुके थे और मेरी परवरिश मेरी खाला ने की थी। खाला खामोश पसंद औरत थी। वो मुझे ज़्यादा बोलने नहीं देती थी। इसने मुझे बड़े प्यार से पाला, तालीम दिलवाई और मुझे कदीम ज़माने की पुरअसरार कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक़ था। मैंने एक किताब में इसी किस्म के मकान के मुतालिक एक कहानी पढ़ी थी। वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ये कहानी भी पुरअसरार थी। जब मुझे एजेंट ने ये मकान कहा तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो कहानी इसी मकान के मुतालिक थी। शायद कहानी का असर था कि मुझे ये मकान जाना पहचाना लगा, जैसे मैं इस मकान में कभी रह चुकी हूँ। एजेंट ने मकान का ताला खोला और चाबी मुझे देकर ना जाने कहाँ चला गया। मैं अंदर आ गई। बाहर से मकान जिस कदर अच्छा लगा था, अंदर से देखकर मुझे इतनी ही बू सी आई। दीवारें और फर्श नामालूद थे। फर्नीचर बोसीदा और दीवारें ज़माना कदीम की उदास उदास कहानियाँ सुना रहे थे। इनमें से कोई भी चीज़ यहाँ की मलकियत नहीं थी। न जाने कौन रख गया है, मैंने बुलंद आवाज़ से कहा, मगर दूसरे ही लम्हे मैं चौंक कर सहम गई क्योंकि कमरे में किसी मर्द की दबी दबी सी हंसी सुनाई दी। इसके साथ ही मुझे कदमों की चाप भी सुनाई देने लगी। मैंने इधर उधर देखा और सोचा कि एजेंट होगा, लेकिन वहाँ मेरे सिवा कोई ना था। हंसी की आवाज़ की गूंज अभी तक कमरे में भटक रही थी। ये वहम नहीं था। ताहम मैंने अपने दिल को तसल्ली देकर संभाल लिया कि कदीम मकानों में बसी आवाज़ें अक्सर सुनाई देती हैं जो दरअसल इंसानी नहीं होती। मैंने ख्याल किया कि हो सकता है कि किसी कोने खुदरे में कोई बिल्ली या कुत्ता बच्चों से खेल रहा हो। बरामदे में लकड़ी का जीना था। मैं जीना चढ़कर बालाई कमरे में आ गई। ऊपर 2 बड़े कमरे और एक स्टोर रूम था जिसमें कुछ कबाड़ बिखरा हुआ था। मैं वापस नीचे आई और मकान का गौर से जायजा लिया। फर्श पुराने ज़माने की खूबसूरत टाइलों का था। अंगीठी नहायत खूबसूरत थी और दरवाजे खिड़कियों के कबाड़ों पर बेल बूटे खुदे हुए थे। छत पर भी गुलकारी की हुई थी।
यूं लगता था जैसे किसी ने ये मकान बड़े प्यार से या किसी के प्यार की खातिर तामीर किया था। हर चीज से यहाँ के रहने वालों की खुश ज़ौक़ी जाहिर हो रही थी। वही मकान जो चंद लम्हे पहले उदास उदास सा नजर आया, अब शगुफ्ता और हंसता मुस्कुराता दिखाई दे रहा था। मेरे जहन में तब्दीली क्यों आई थी? मेरे पास आज भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं। मकान की कदीमी दिलकशी मुझे हुस्न इश्क की वादियों में ले गई। मैंने फैसला कर लिया कि मैं इसी मकान में रहूंगी और आदिल के लिए इसे और भी ज्यादा दिलकश बनाऊंगी। इतने में एजेंट अंदर आया और मैं इसकी तरफ देखने लगी। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप फिर सोच लें। मैं आपको शहर में थोड़े किराए पर अच्छा मकान दिला सकता हूँ। मुझे शक है कि ये मकान आसेफ ज़दा है। ओह, शक की वजह? मैंने चौंकते हुए पूछा। दरअसल ये मकान 100 साल पुराना है और बहुत अरसा खाली रहा है। खाली मकानों में आसेफ डेरे डाल देता है। मैंने एजेंट की बात ना मानी और इस मकान में मुंतकिल हो गई। दूसरे रोज मैं नीलामी से एक पुराना सोफा सेट खरीद लाई। आदिल अपनी तनख्वाह में से हर माह मुझे काफ़ी पैसे भेज दिया करता था, जो मैं इस ज़वाजी ज़िंदगी के लिए अलग रख देती थी। मेरे पास अपने भी 30-40 हज़ार रुपये थे, जो खाला ने पिछले साल मरते वक्त मेरे लिए छोड़े थे। मैंने मकान के अंदर दीवारों और दरवाज़ों पर रंगो रोगन शुरू करा दिया। पुराने पर्दे भी खरीद लाई। फिर मैं पुराने फर्नीचर की तलाश करने लगी, क्योंकि नई चीज़ें खरीदने की हिम्मत नहीं थी। न जाने क्यों मुझे इस मकान से रूहानी सा लगाव पैदा होने लगा था। कभी कभी यूं महसूस होता जैसे मैं एक सदी पहले की मखलूक हूँ और मौजूदा दुनिया के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं इसी मकान को सजाने लगी और रोज़ बरोज़ की तफसीलात आदिल को लिखने लगी। फिर आदिल का ख़त आया तो इसमें खफगी का इजहार था। इसने लिखा कि इस किस्म के पुराने मकान पर इतने पैसे खर्च करना अक्लमंदी नहीं। मैं थोड़े अरसे तक वापस आ जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे मकान में नहीं रहूंगा। आदिल का खत पढ़कर मुझे गुस्सा आ गया। खत पढ़ते वक्त मैंने महसूस किया जैसे वो किसी ऐसे आदमी का खत है जिसके साथ मेरा कोई गहरा ताल्लुक नहीं। मैंने आदिल को जवाब में लिखा कि मैं इसी मकान में रहूंगी। मैंने गुस्से के आलम में लिफाफा बंद किया तो उसी वक्त दरवाज़ों के कवाड़ों में जुम्बिश हुई। इसके फौरन बाद मैंने अपने कंधे पर किसी मर्द का हाथ महसूस किया। कोई प्यार से मेरे कंधे को थपथपा रहा था। मेरी उंगलियों में खून जमने लगा। खौफ से मेरा हलक खुश्क होने लगा और मेरी रग रग में सर्द सी लहर दौड़ गई। कमरा भी सर्द हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से कंधे के पीछे देखा तो कमरे में कोई ना था, लेकिन इसमें भी कोई शक ना था कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा था। मैं खौफजदा हो गई और दौड़कर बाहर आई, लेकिन बाहर भी कोई ना था। मैंने सोचा कि आदिल से मुझे रूहानी मोहब्बत है और इस वक्त मैं इसी के ख्याल में गुम थी। हो सकता है कि मेरे तसव्वुरात का करिश्मा हो। मैंने आदिल का हाथ अपने कंधे पर महसूस किया होगा। मैं मुस्तरिब तो बहुत हुई, लेकिन आदिल की मोहब्बत और इसके तसव्वुरात ने मुझे संभाल लिया। रात इत्मीनान से गुजर गई। सुबह नाश्ता करके मैं शहर की तरफ चल दी। मैं मकान के लिए चंद और चीज़ें खरीदना चाहती थी। रास्ते में एक दुकान थी। मैं दुकान में दाखिल हुई। दुकानदार ने बातों बातों के दौरान मुझे अपने बिल्ली के बच्चे दिखाए। वो बेहद खूबसूरत थे। इसने एक बच्चा मुझे दे दिया। आप इतने बड़े मकान में तन्हा रहती हैं? ये बच्चा आपका अच्छा साथी साबित होगा, दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने इससे बिल्ली का बच्चा ले लिया और शहर पहुंच गई। कुछ चीज़ें खरीदी और वापस आ गई। मेरे घर से ज़रा दूर एक और मकान था। सोचा इन लोगों से भी राहो रस्म पैदा कर लूं। वहां गई तो मालूम हुआ कि वो लोग मेरे मुताल्लिक बहुत कुछ जानते हैं। वो मियाँ बीवी अब बूढ़े हो गए हैं। चंद एक रस्मी बातों के बाद बुढ़िया ने मुझसे पूछा, सुना है तुम पुराना फर्नीचर खरीदती फिरती हो? हमारे घर में भी एक बहुत पुरानी चीज़ है, कोई 100 साल पुरानी होगी, लेकिन है बहुत मजबूत। इस ज़माने की दिलकशी अब भी इसमें मौजूद है। चाहो तो खरीद लो। मैंने वो मेज़ खरीद लिया। इसका रंगो रोगन फीका पड़ चुका था, लेकिन साख्त में एक सदी पहले का ज़ौक़ नुमायां था। इस मेज़ में यही खूबी अच्छी लगी थी। इस मकान से जितनी जल्द निकल जाओ बेहतर है। बुढ़िया ने मेज़ मेरे हवाले करते हुए कहा, तुम शायद थोड़ा किराया देखकर यहाँ आ गई हो, लेकिन ये मकान अच्छा नहीं है। ये सुनकर मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। मैं समझी नहीं। ये मकान
आसेफ ज़दा है। यहाँ कोई किराएदार ज्यादा नहीं ठहर सकता। तुम अकेली हो, कहीं ऐसा ना हो कि। मुझे बुढ़िया के इस इंकशाफ पर डर जाना चाहिए था। मुझे पहले भी खबरदार किया जा चुका था, लेकिन हैरत की बात यह है कि मुझे जरा भी खौफ महसूस ना हुआ। हालांकि मैं मकान में आसेफ ज़दगी की एक अलामत देख भी चुकी थी, लेकिन मुझे तो इस मकान से बेहद मोहब्बत सी होती जा रही थी, इसलिए मैंने बुढ़िया की बात पर कोई तवज्जो ना दी। बुढ़िया ने मेज़ मेरे घर भिजवा दिया। शाम का अंधेरा फैल रहा था। मैंने खाना तैयार किया और खाया। बिल्ली के बच्चे को दूध पिलाया, फिर स्कूल की लाइब्रेरी से लाई हुई किताब पढ़ने बैठ गई। बिल्ली का बच्चा मेरी गोद में बैठा बैठा सो गया। मैं बहुत देर तक पढ़ती रही। घड़ी पर नजर पड़ी तो रात के 12 बज रहे थे। मैं सोफे पर बैठी थी, किताब सोफे पर रख दी और सोचा कि इतनी देर तक नहीं जागना चाहिए था। दफतन कमरा एकदम सर्द हो गया। मैंने हैरत से इधर उधर देखा। तमाम खिड़कियां दरवाजे बंद थे। हवा कहीं से भी अंदर नहीं आ रही थी। अचानक ये सर्दी मेरी रगों में सरायत कर गई। मैंने महसूस किया ये सर्दी कुछ अनोखी और अजीब सी थी। फिर मुझे वाज़े तौर पर महसूस हुआ कि जैसे मेरे करीब सोफे पर कोई इंसान आके बैठ गया है। मैंने सोफे के हिलते हुए स्प्रिंगों और सोफे के धंसने की हल्की सी आवाज़ भी सुनी और खौफ की यकबस्ता लहर मेरे वजूद में दौड़ गई। बिल्ली के बच्चे ने बिदक कर मेरे पहलू की तरफ देखा और इसके मुंह पर खौफ का तासुर नुमायां होने लगा। इसकी आंखें बता रही थीं कि इसे कोई इंसान या कोई और शय नजर आ रही है। इसने खौफजदा होकर मुंह से अजीब सी आवाज़ निकाली और उछलकर मेरी गोद से फर्श पर जा पड़ा। वहां से लुढ़का और दरवाजे से जा टकराया। दरवाज़ा बंद था। इसने यकदम मेरी तरफ देखा और खौफजदगी के आलम में दरवाजे पर पंजे मारने लगा। मैं हैरानो परेशान और खौफजदा थी। इसकी हालत देखकर मैं सोफे से उठी और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। फौरन ये बिल्ली का बच्चा बिजली किसी सूरत से बाहर निकला और अंधेरे में गुम हो गया। मैं बाहर अंधेरे में झांकने लगी। मुझे जुर्रत ना हुई थी कि मुड़कर कमरे में देखूं। मालूम नहीं वो कैसी खौफनाक चीज़ थी जो सोफे पर आ बैठी थी, और बिल्ली का बच्चा खौफजदा होकर यहाँ से निकल गया। मेरे लिए एक ही रास्ता था कि घर से भागकर अंधेरे में गायब हो जाऊं, किसी पड़ोसी के यहाँ रात गुजारूं या शहर में किसी होटल में चली जाऊं। लेकिन फिर ख्याल आया कि इस कमरे में कोई बदरू या जिन भूत है तो वो मुझे रास्ते में रोक लेगा और आसानी से बाहर जाने नहीं देगा। खौफ की शिद्दत से मेरा वजूद लर्ज रहा था और हवास मुअत्तल हुए जा रहे थे। मैंने खुद पर काबू पाने की कोशिश की और खौफ से थर थर कांपते जिस्म को बड़ी मुश्किल से कमरे की तरफ लगाया, लेकिन कमरे में कोई ना था। तब मैं बाहर निकली और दूसरे कमरों में घुसती और बत्ती जलाकर देखने लगी, लेकिन मुझे कुछ भी नजर ना आया। मैंने फैसला कर लिया कि कल सुबह इस मकान से निकल जाऊंगी और शहर में जाकर रहूंगी। अब कोई शक न रहा था कि ये मकान बदरूहों का मस्कन है। दिल को झूठी तसल्लियां देकर मैं बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद ना आई। मैं सारी रात करवटें बदलती और मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सुनती रही। इनमें झींगरों की आवाज़ें और लगड़ भग्गों की आवाज़ें भी थीं। कभी कभी कोई गीदड़ चीख उठता था और कभी और कहीं से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती थी। मेरे इर्द गिर्द जंगल जाग रहा था और मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने बत्ती जलती रहने दी और फिर रात के आखिरी पहर में किसी वक्त मुझ पर गनूदगी तारी होती चली गई। अगले दिन सुबह देर से आंख खुली। दिन की रोशनी ने मेरे सहमे हुए दिल को थाम लिया और रात का खौफ बहुत कम हो गया। मैंने नाश्ते से फारिग होकर फिर बाहर निकलकर गिरदोपेश का जायज़ा लिया तो रात के इरादे कि मैं ये मकान छोड़ दूंगी दम तोड़ने लगे। इस कदर दिलकश और रूह अफ़ज़ा माहौल शहर में ख्वाब में भी नजर आना मुहाल था। मगर जब रात का ये वाक़या याद आया कि मेरे करीब सोफे पर कोई बैठ गया था और बिल्ली का बच्चा डर के भाग गया था, तो दिल डूबने लगा। मैंने बदरू की कहानियों पर भी कभी यकीन नहीं किया था, लेकिन मुझे ये भी यकीन नहीं था कि रात का वाक़या महज वाहिमा था। सोफे की आवाज़ बताती थी कि वो कोई तनोमंद इंसान था। मैंने मकान को छोड़ ही देने का फैसला कर लिया। चुनाचे मैं मालिक मकान के घर गई और इसकी बीवी से कहा, मैं मकान खाली कर रही हूँ। मैंने इसे रात की वारदात के बारे में ना बताया। सोचा कि वो मुझे तोहम प्रस्त और गवार ना समझ बैठे या कोई गलत बात ना कह दे। दरअसल कुवैत से मेरा मंगेतर वापस आ रहा है और वो शहर में रहना चाहता है।
मैंने बहाना पेश किया, मालूम होता है तुम्हें किसी ने डराया है कि इस मकान में बदरूहें रहती हैं। लोगों ने इस मकान के मुतालिक हर किस्म के मन घड़त किस्से मशहूर कर रखे हैं। मालिक मकान की बीवी ने नरमी से मुझे समझाने की कोशिश की। मैंने इसे बताया कि फलां बुढ़िया ने मुझे कहा था कि इस मकान से निकल जाऊं। इस पर मालिक मकान की बीवी ने संजीदा लहजे में वजाहत करते हुए कहा, सुनो लड़की, तुम मकान खाली करना चाहो तो बेशक करो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि लोगों ने इसके मुतालिक बदरूहों के किस्से किस तरह गढ़े हैं। मैं और मेरा शौहर 15 बरस इस मकान में रहे, मगर हमें कभी कोई बदरूह नजर नहीं आई थी। किस्सा दरअसल ये है कि 100 साल पहले एक आदमी नादिर खान ने इस मकान की तामीर के लिए ज़मीन खरीदी थी। इसने भी मकान बनाना शुरू नहीं किया था कि जंग शुरू हो गई। मैं अब पूरी तरह हमतन गोश थी और बड़ी दिलचस्पी के साथ मालिक मकान की बीवी की बात सुन रही थी, जो मेरा शुबा दूर करने के लिए हकीकत बता रही थी। नादिर खान एक वतन परस्त इंसान था। वो वतन की मोहब्बत से सरशार था, चुनाचे फौरन जंग पर चला गया। इसकी मंगनी हो चुकी थी। इसे अपनी मंगेतर से बेहद मोहब्बत थी और वो मंगेतर भी इसे इसी तरह चाहती थी। नादिर खान अपनी मंगेतर के लिए यही मकान बनाना चाहता था, लेकिन वो जंग में शरीक हो गया। हादसा ये हुआ कि इसकी गैर हाजिरी में इसकी मंगेतर ने किसी और शख्स से शादी कर ली और न जाने कहाँ गायब हो गई। जब नादिर जंग से वापस आया तो अपनी मंगेतर को गायब पाया, जिसके लिए वो महल जैसा आलीशान मकान बनाना चाहता था। लड़की के गायब होने पर उसने खामोशी इख्तियार कर ली और इसने ये मकान बनाना शुरू कर दिया। वो हर वक्त ममारों के सर पर खड़ा रहता और अपनी पसंद की तामीर कराता रहा। इसकी तामीर में नादिर खान ने 2 बरस सरफ किए और मकान की हर चीज़ को नहायत दिलकश बनाया। इस ज़माने के लोग बताते थे कि वो मकान के एक एक नक्श, एक एक ईंट और एक एक पत्थर में अपनी बेवफा मंगेतर की मोहब्बत को समझ रहा था। बाज़ औक़ात कोई यार दोस्त इससे पूछ बैठता कि अब कौन सी लड़की को इस खूबसूरत मकान में लाकर बसाएगा, तो नादिर खान हर किसी को एक ही बात कहता कि वो एक ना एक दिन खुद ही इसमें आ जाएगी। बहरहाल वो मकान बनवाता रहा और मकान की तकमील 2 बरसों में हुई। इसने मकान के सामने बागीचा बनवाया और नायाब किस्म के फूल और पौधे और सुर्ख गुलाब लाकर इसे इंतहाई दिलकश बागीचा बना दिया। मालिक मकान की बीवी कहानी सुना रही थी और मेरे तस्वरों में एक खूबरू जवां साल और उदास से मर्द की तस्वीर निखरती जा रही थी। मुझे यकीन की हद तक महसूस होने लगा कि मैं इस आदमी से अच्छी तरह वाकिफ हूँ और मैंने इसे कई बार देखा है। नादिर खान का नाम कुछ पहचाना लगा, जैसे ये नाम एक मुद्दत से मेरे दिल में जा बसा है। अगरचे ये कहानी 100 साल पुरानी थी, फिर भी मैं अपने जहन पर जोर देने लगी कि मैंने नादिर खान को कहीं देखा था। वो बूढ़ा तो मर गया होगा। कब मरा था? उसने शादी की थी? मैंने मकान की मालकन से पूछा। बहन, वो जवानी में मर गया था, उसने जवाब दिया। एक रिवायत ये है कि वो कहीं लापता हो गया था, लेकिन मेरी दादी वसूख से सुनाया करती थी कि इस पर आसमानी बिजली गिरी थी। इसने नादिर खान की जली हुई लाश अपनी आंखों से देखी थी। रात का वक्त था, बड़े जोर का तूफान आया था। इस रात कहते हैं कि ऐसा तूफान पहले कभी नहीं आया था। आंधी और बारिश बहुत तेज थी और बिजली रह रह कर कड़क और चमक पैदा कर रही थी। नादिर खान बरामदे में खड़ा था कि इस पर बिजली गिरी और वो जलकर मर गया। इसके बाद कई लोग इस मकान में रहे, लेकिन कोई भी ज्यादा अरसे के लिए इसमें न ठहर सका। बहुत मुद्दत तक ये मकान खाली पड़ा रहा। आखिर उसने नादिर खान के वारिसों को तलाश करके उनसे ये मकान खरीद ही लिया। हम 15 बरस इसमें रहे और किसी भी लम्हे शक न गुजरा कि यहाँ कोई बदरू रहती है। लोगों ने नादिर खान की मोहब्बत की कहानी में सच्चाई पैदा करने के लिए ये किस्सा गढ़ लिया है कि नादिर खान की रूह अब भी अपनी मंगेतर को तलाश करने के लिए इस मकान में आया करती थी। अगर ये बात सच होती तो मैं तुम जैसी जवां साल लड़की को कभी यहाँ न रहने देती। मालिकन ने किस्सा खत्म किया, लेकिन मैंने फिर भी इसे न बताया कि मैंने इसकी रूह को मकान में महसूस किया है। न जाने मेरे दिल में क्या आई। मैंने मालिकन की बात मान ली और मकान छोड़ने का फैसला बदल डाला, लेकिन इसके साथ ही नादिर खान मेरे आसाब पर सवार हो गया। मुझे रह रहकर ख्याल आता कि वो अपनी बेवफा और धोखेबाज मंगेतर को तलाश करता हुआ मर गया।
मुझे नादिर खान के साथ ऐसी दिलचस्पी पैदा हो गई जिसका ताल्लुक मेरी रूह के साथ था। मैं मालिकन के घर से निकली और शहर चली गई। शहर की रौनक और गहमा गहमी देखकर मुझे गुज़िश्ता रात का वाक़या फिर याद आ गया। मैंने अपने आप को फरेब देने की बहुत कोशिश की। वो महज वाहिमा था, लेकिन मेरी कोशिश कामयाब ना हुई। कोई इंसान यकीनन मेरे सोफे पर बैठा था और इससे पहले किसी ने बिला शको शुबा मेरे कंधे पर हाथ भी रखा था। मैंने फिर इरादा कर लिया कि मैं इस मकान को छोड़कर शहर चली जाऊंगी और वहीं कोई मकान लेकर रहूंगी। मुझे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से 1-2 किताबें लेनी थी। मैं यूनिवर्सिटी चली गई। स्कूल में इन दिनों छुट्टियां थी और मिस महरीन से बातें होने लगी तो इसने यूनिवर्सिटी के अजायब घर का जिक्र छेड़ दिया। मैंने ये अजायब घर कभी नहीं देखा था और मिस महरीन ने बताया कि अजायब घर खुला है, मैं जाके देख लूं, जो आसारे कदीमा के मजमून के तलबा के लिए कभी कभी खोला जाता है। मैं बालाई मंजिल पर वाक़या अजायब घर में चली गई। वहाँ सदियों पुरानी तहजीब मुख्तलिफ अशिया के रूप में बिखरी हुई थी। मैं तस्वीरों की गैलरी में गई तो मुझे वहाँ जंग के वक्त की 100 साल पुरानी तस्वीर दीवार पर आविज़ा नजर आई। ये खासी बड़ी तस्वीर थी जिसमें 12 जवान साल आदमी वर्दियां पहने खड़े थे। ये जंगजू थे। तस्वीर के नीचे इन सब के नाम लिखे थे। मैं नाम पढ़ने लगी तो एक नाम पर रुक गई। नाम था नादिर खान। मेरे बदन ने एकदम झुरझुरी ली। ये था वो नादिर खान जिसने अपनी मंगेतर के लिए इस कदर खूबसूरत मकान बनवाया था और अब मैं इसमें रह रही थी। मैंने तस्वीर पर निगाहें गाड़ दी। वो सबसे ज्यादा जाज़िबे निगाह और दिलकश आदमी था। उसकी आंखें मेरी आंखों में झांक रही थीं और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं ही उसकी मंगेतर थी। इसकी आंखों में मोहब्बत की चमक थी। बनी नौ इंसान की मोहब्बत, अपने वतन की मोहब्बत, अपनी मंगेतर की मोहब्बत। वो मोहब्बत का खूबरू पैकर लगता था। मैं वहाँ से हटने लगी तो ऐसा लगा जैसे तस्वीर की आंखें मेरा ताक़ुब कर रही थीं। मैं रुक गई और बेबस होकर मैंने तस्वीर से सरगोशी की। नादिर खान, अगर तुम मेरे मुंतज़िर थे तो मैं आ गई हूँ। अचानक मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की लहर दौड़ती महसूस की और मेरा जिस्म थर थर काम कर साकित हो गया। मैं इस शख्स को जानती हूँ। मेरे दिल की आवाज़ आई। मैं इस खूबरू आदमी की सांसों की तपिश से भी वाकिफ हूँ। मेरे होंठों से सरगोशी निकली थी। और अगर ये मर्द इस मकान में आता है तो मैं इसकी भटकी हुई रूह से कभी नहीं डरूंगी। मैं इसका इंतज़ार करूंगी। मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मैंने ये मकान इस आदमी के लिए किराए पर लिया है। मैंने अपने आप से कहा, मैं आज रात इसका इंतज़ार करूंगी। मेरे ख्यालों में ये इनकलाब क्यों आया था? क्या ये मेरे जज्बात की शिद्दत थी? कौन से जज्बात की शिद्दत? मुझे कुछ भी मालूम नहीं। इतना ही याद है कि मेरे इस बहादुर दिल से अपने मंगेतर आदिल का नाम धुल गया था, जैसे आदिल का कोई वजूद ही ना था। अगर इसका कोई वजूद था तो इसका नाम आदिल नहीं नादिर खान था। अगर ऐसा ही था तो शायद मैं पागल हो गई थी, और अगर ऐसा नहीं था तो भी मैं पागल हो गई थी। न जाने मैं कितनी देर तक नादिर खान की आंखों में आंखें डाले वहीं खड़ी रही। लोग इसे वाहिमा कहेंगे, लेकिन मैंने तस्वीर के लबों पर मुस्कुराहट देखी जो आई और गायब हो गई। इसकी आंखें और ज्यादा चमक उठी। मैं इस आंखों का सामना न कर सकी और वहां से तेज तेज कदम उठाती वापस चल दी। घर की तरफ जाते हुए जहन में एक ही जनून था कि मैं आज रात नादिर खान को देखूंगी। कल रात वही मेरे करीब सोफे पर आ बैठा था और इससे पहले इसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था, लेकिन वो इस रात ना आया और सारी रात भी ना आया। मैं रात को बहुत देर तक कमरों, बरामदों और बागीचे में घूमती रही, ये जानते हुए भी कि नादिर खान आया भी तो वो इसकी रूह होगी। लेकिन अब मेरे दिल में खौफ की जगह वालेहाना मोहब्बत थी। इंतज़ार करते करते 3 हफ्ते गुजर गए। इन 3 हफ्तों में मकान पर कुछ यकीन होने लगा कि ये मकान मेरे ही लिए तामीर किया गया था। मैं जब खिड़की खोलकर सबज़पोश पहाड़ियों का नज़ारा करती तो मुझे यकीन होने लगता कि नादिर खान को मालूम था कि मुझे हरी भरी पहाड़ियाँ अच्छी लगती हैं, इसीलिए इसने इस तरफ 2 खिड़कियाँ बनवाई थीं। इस दौरान कुवैत से आदिल के 3 खत आए और मैंने बेख्याली में हर खत का जवाब दे दिया, लेकिन खत लिखने के बाद कुछ भी याद न रहा कि मैंने क्या लिखा है। मैं शायद हर खत में इस मकान की तारीफ करती थी, क्योंकि आदिल ने चौथे खत में लिखा, ये मालूम होता है ये मकान तुम्हारे दिल में बुरी तरह समा गया है। इसने फिर भी लिखा कि मैं इस मकान में नहीं रह सकूंगा, मैं जल्द आ रहा हूँ,
आकर फैसला करूंगा। आदिल का ये खत देखकर मुझे ये भी याद न रहा कि आदिल की शक्लो सूरत कैसी है। यूं लगता था जैसे मैंने इसे कहीं राह जाते देखा था। उसने लिखा था कि मैं जल्द ही आ रहा हूँ। मैं सोचने लगी कि वो क्यों आ रहा है, इसे मेरे पास आने की क्या जल्दी है। मैंने जहन पर जोर डालकर आदिल की शक्लो सूरत याद करने की कोशिश की, लेकिन इसके चेहरे मोहरे के खतूत नादिर खान की तस्वीर पर बनते चले गए। नादिर खान को एक नज़र देखने के लिए मेरी बेचैनी रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गई। आदिल से मुझे किस कदर मोहब्बत हुआ करती थी। मैंने कितने अरमानों से इससे मंगनी की थी। इसकी मंगनी की अंगूठी अब भी मेरी उंगली में थी, मगर आदिल का नाम मेरे दिल से महव हो गया था और इसकी जगह नादिर खान ने ले ली थी, ये जानते हुए कि नादिर खान एक रूह है, जीता जागता इंसान नहीं। फिर भी मैं इसे देखने के लिए बेताब होती जा रही थी और ये ख्याल दिल में पुख्ता होता चला जा रहा था कि नादिर खान मेरा हमजोली है। एक शाम मैं 100 साल पुराने मकान के बड़े कमरे में बेचैनी से टहल रही थी कि खिड़की के कवाड़ पर नजर पड़ गई। वहाँ एक जगह खुदे हुए हरूफ नजर आए। गुस्से से देखा तो लिखा था नादिर खान। ये शायद इसने खुद ही 100 साल पहले चाकू की नोक से लिखा था। मैं चाकू ले आई और इस नाम के साथ अपना नाम खोद डाला। क्यों नादिर खान, तुम्हारे साथ मेरा नाम कैसा लगता है? मैंने बुलंद आवाज से कहा। फौरन ही मुझे कमरे में दबी दबी आवाज सुनाई दी। ये वाहमा नहीं था और ना ही ये मेरे तसव्वुर का करिश्मा था। हंसी के साथ ही मुझे कदमों की चाप भी सुनाई दी, जैसे कमरे में कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। मैंने तेजी से घूमकर पीछे देखा तो कमरा खाली था। हंसी की हल्की हल्की गूंज कमरे में भटक रही थी। कमरा सर्द हो गया था। मैं अपने जिस्म के अंदर भी ऐसी अनोखी सर्दी महसूस करने लगी। चलते कदम रुक गए थे। मैंने खलाओं में घूरा। मेरी निगाहों ने कमरे का गोशा गोशा छान मारा, मगर कुछ नजर न आया। कमरे में सर्दी की जो लहर थी वो यकलख कम हो गई। दरवाजे के कवाड़ हिले और फिर साकित हो गए। इसमें कोई शक न रहा था कि कमरे में कोई आके वापस बाहर निकल गया था। वापस आ जाओ ना नादिर खान, मैंने बुलंद आवाज से इल्तिजा की, लेकिन मुझे कोई जवाब ना मिला। कमरे में पहले का सा सकूत फैला हुआ था। अचानक मुझे यूं लगा जैसे कोई शय मुझे बाहर निकलने को धकेल रही हो। मैंने शायद अपनी पीठ पर किसी के हाथ का हल्का सा धक्का भी महसूस किया था। मैं कमरे से निकली और बरामदे की सीढ़ियों तक गई तो हैरान रह गई। वहाँ गुलाब का ताज़ा फूल पड़ा था। मैंने फूल उठा लिया और जहन पर जोर दिया कि ये फूल मैंने तो नहीं तोड़ा था। मेरे सिवा यहाँ कोई भी ना था। सब समझ गई कि नादिर खान आया था, इस कमरे में आकर निकल गया था। ये उसी की रूह थी जो मुझे फूल दे गई थी। नादिर खान के सिवा वहाँ कोई ना था। शुक्रिया नादिर खान। मैंने फूल को चूम लिया, जिसके साथ ही मेरे बाल यूं हिले जैसे हवा के तेज झोंके से उड़े हों। लेकिन हवा के झोंके को मैंने अपने चेहरे या जिस्म के किसी और हिस्से पर महसूस नहीं किया था। मैंने माथे पर पड़े बालों को अपने हाथों से पीछे किया तो मेरा हाथ एक मर्दाना हाथ से टकरा गया। मैं दम बखुद हो गई। इंसानी उंगलियां मेरे बालों में रींग रही थीं। मैंने रीढ़ की हड्डी में यकबस्ता लहर महसूस की। मैंने गलती की थी कि अपना हाथ सर तक ले गई थी, वरना ये तिलस्म कुछ देर कायम रहता। मैंने जो ही अपना हाथ सर पर रखा, इन गैर मरई उंगलियों का लम्स खत्म हो गया। मैंने घूम कर देखा तो वहाँ कोई ना था। मैं वहाँ अकेली थी, बिल्कुल तन्हा। मैं कमरे में चली गई और वो रात भी गुजर गई। इस रोज़ के बाद मुझे बुलंद आवाज़ से बोलने की आदत हो गई। शायद ये तन्हाई का असर था कि मैं कुछ सोचती भी थी तो बुलंद आवाज़ से सोचती थी। मैंने एक रोज़ मेज़ को देखा जो मैंने उस औरत से खरीदी थी। इसने ये बताया कि ये 100 साल पुरानी मेज़ है। न जाने मुझे क्यों यकीन होने लगा कि ये मेज़ इसी मकान से गई थी और इसका पहला खरीदार नादिर खान था। मैंने सोचा कि इसका फीका फीका रोगन उतारूं और इसे दोबारा पॉलिश कर दूं। मैं रोगन को छुरी से रगड़ने लगी और बुलंद आवाज से कहने लगी, ये तुम्हारी मेज़ थी नादिर खान, देखो मैं इसे फिर से चमका दूंगी। तुम देख रहे हो ना, तुमने ये मेज़ मेरे लिए खरीदी थी ना। फौरन ही कमरे में पुरअसरार सर्दी की लहर आ गई। ये लहर मेरे वजूद में सरायत कर गई। कवाड़ जरा से हिले और कमरा फिर मामूल पर आ गया। आ जाओ ना नादिर खान, रुक ना जाया करो। तुमने 100 साल मेरा इंतज़ार किया है। मैं आई तो तुम चले गए, मैंने बुलंद आवाज़ से कहा, फिर हंस पड़ी।
और प्यार भरे लहजे में बोली, तुमने मेरी बिल्ली को भी डरा कर भगा दिया है नादिर खान। कमरे की फिजा में बेचैनी सी पैदा हो गई, जैसे आंधी का तुंदो तेज झोंका घुस आया हो। बाहर तो हल्की हल्की हवा भी नहीं चल रही थी। मैंने कमरे में हर तरफ झांका। धुंध झोंके के बावजूद खिड़कियों और दरवाजों के पर्दे साकित थे। मैं इधर उधर देखती रही, फिर मेज का रोगन उतारने लगी। मेज के 2 दराज थे, एक तो खुल गया लेकिन दूसरा ना खुल सका। वो बहुत मजबूती से बंद था। मैंने ठोंक ठोंक कर इसे खोल ही लिया। मालूम होता था कि जैसे ये 100 साल बरस से बंद है। इस दराज में 2 पीले पीले कागजों के साथ किताब साइज का एक डिब्बा पड़ा था। मैंने डिब्बा खोला तो इसमें शादी की एक बेशकीमत अंगूठी और 2 तस्वीरें थी। एक तस्वीर नादिर खान की थी और दूसरी मेरी थी। अपनी तस्वीर देखकर मुझे डर जाना चाहिए था, लेकिन मेरे दिल में खौफ की बजाय मोहब्बत का तूफान उठ खड़ा हुआ। वो तस्वीर यकीनन मेरी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि लिबास 100 साल पुराने फैशन का था और बाल भी इसी दौर के अंदाज से बने हुए थे। मैं तस्वीर को देख रही थी कि अचानक मैंने कंधे पर किसी के हाथ का लम्स और बोझ महसूस किया। वो हाथ आहिस्ता आहिस्ता सिरकता हुआ मेरी गर्दन तक गया। गर्दन के गिर्द बिखरे हुए बाल पीछे हट गए और वो हाथ मेरी गर्दन को नरमी से सहलाने लगा। अंगूठी मेरे बाएं हाथ में थी। मेरा ये हाथ खुद ब खुद मेरे दाएं हाथ की तरफ बढ़ा। दायां हाथ अपने आप उठ गया और बाएं हाथ ने मेरी अपनी कोशिश के बावजूद अंगूठी दाएं हाथ की उंगली में पहना दी। मैंने ठीक कहा था नादिर खान, मैंने बुलंद आवाज से कहा, ये मेज़ तुम्हारी है। फौरन ही बरामदे में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खुशी से भरपूर लहजे में कहा, नादिर खान आ गया। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। बाहर झांका तो पोस्टमैन खड़ा था। इसके हाथ में एक लिफाफा था। ये अर्जेंट लेटर है खातून, इसलिए बेवक्त आया हूँ, पोस्टमैन ने बताया। फिर वो खत देकर चला गया। मायूसी और गुस्से ने मुझे बेहाल कर दिया। मैं तो खुश हुई थी कि नादिर खान आया है, लेकिन वो पोस्टमैन निकला था। मैंने गुस्से से कल बुलाते हुए लिफाफा खोला। ये आदिल का खत था जो कुवैत से इसने मुझे इरसाल किया था। इस खत में आदिल ने लिखा था, तुम्हारे पिछले 2-3 खत इस कदर महमल और बेमायनी हैं जैसे तुमने नींद में लिखे हों, या शायद तुम्हारा दिमाग आउट हो गया है। बात फिक्रे ऐसे हैं जिनसे पता चलता है कि तुम ख्वाबों की दुनिया में जी रही हो। मुझे तुम्हारे मुताल्लिक परेशानी होने लगी है। इस वीराने से निकलकर शहर जाके रहो और लोगों में उठो बैठो। मैं चंद दिनों तक वापस आ रहा हूँ। मैंने खत पढ़ा और बेदिली से फेंक दिया। फिर आईना देखा तो धुंध सी छा गई। इस धुंध में एक साया सा गुजरा और धुंध छट गई। मेरा अक्स फिर निखर आया। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। नादिर खान, सामने आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। एक बार, एक लम्हे के लिए ही सही, मेरे सामने आ जाओ, मैंने रुंधी हुई आवाज में इल्तिजा की। जवाब में कमरे में मुझे हंसी की आवाज सुनाई दी। दरवाजे के कवाड़ खटके। कमरे में सर्दी की लहर आई और गुजर गई। इससे मेरी मायूसी और बढ़ गई। दूसरे दिन मैं बागीचे में टहल रही थी कि मेरा दायां बाजू खुद ब खुद ही जरा ऊपर उठा और एक नादीदा हाथ ने इसे थाम लिया। मैंने चौंक कर दाएं बाएं देखा। मैं अकेली थी, लेकिन मेरे दाएं बाजू के साथ किसी मर्द का बाजू उलझा हुआ था। फिर मेरी उंगलियां मर्दाना उंगलियों में उलझ गईं। बागीचे में एक कुत्ता लर्ज रहा था। वो रुक गया और इसने मेरी तरफ देखा। फिर फौरन ही बड़े जोर से भौंका और यूं बिदक कर भागा जैसे किसी ने इसे पत्थर मार दिया हो। मुझे यकीन हो गया कि मेरे साथ नादिर खान की रूह टहल रही है। मैंने सुन रखा था कि बदरूहें कुत्तों और बिल्लियों को नजर आ जाती हैं। मैं इसी कैफियत में मुब्तला टहलती रही। मेरा जिस्म सर्द होता चला गया। मैंने कहा, नादिर खान, मुझे अपनी सूरत दिखा दो। जवाब में मुझे इसकी दबी दबी हंसी की आवाज़ सुनाई दी। फिर अचानक मेरा उठा हुआ बाजू मेरे पहलू से आ लगा और मुझे दूर हटते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने रुक कर देखा। हवा साकिन थी, फिर भी गुलाब का पौधा बड़े जोर से हिला और एक फूल टहनी से टूटकर नीचे आ गिरा। मैंने लपक कर फूल उठा लिया। नादिर खान की रूह जा चुकी थी। उससे अगली सुबह मैं गहरी नींद सो रही थी कि आंख खुल गई। किसी की उंगलियां मेरे बालों में रेंगती मेरे रुखसारों को मस करने लगी और होंठों पर आई तो इनका लम्स खत्म हो गया। मैं उठ बैठी और खला में घूरने लगी। कमरा सर्द था।
फिर एकदम गर्म हो गया। हस्बे मामूल दरवाजे के कवाड़ों में जुम्बिश हुई और कवाड़ साकित हो गए। दिन का पिछला पहर था। मैंने चाय तैयार की। बाहर की फिजा में आंधी के आसार उभरने लगे थे। हवा तेज से तेज तर होती चली गई। इस वक्त मुझे याद आया कि नादिर खान तूफान में मरा था। इस पर बिजली गिरी थी। आज भी तूफान के आसार नजर आ रहे थे। मैं दुआएं करने लगी कि वैसा ही तूफान आए जैसे तूफान में नादिर खान मरा था। मुझे उम्मीद थी कि वो तूफान ना आएगा। दफतन दरवाजे पर बड़े जोर से दस्तक हुई। मेरे दिल से बेइख्तियार आवाज निकली, वो आ गया। मैंने भागकर दरवाजा खोला। दिल डूब गया। मेरे सामने मेरा मंगेतर आदिल खड़ा था। उसने कहकहा लगाकर कहा, क्यों डर गई? मैंने लिखा नहीं था कि मैं आ रहा हूँ। मैंने खुशी का इजहार करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं मायूसी को न दबा सकी। आदिल अंदर आया और नफरत आलूद निगाहों से कमरे की हर चीज का जायजा लेने लगा। मैं हैरान हूँ कि तुम इस सदियों पुराने मकान में किस तरह रह रही हो, उसने कहा। फौरन सामान बांधो और शहर चलो। फिर इसने मेरे रद्द अमल का इंतजार किए बगैर कहा, और ये फर्नीचर मालूम होता है किसी अजायब घर से उठा लाई हो। मैं खामोश थी। आदिल ने मेज को ठोकर मारकर कहा, लानत है इस ईंधन पर, यह मेज जलाने के काम आ सकती है। फिर इसने मेरा हाथ प्यार से थाम कर कहा, रुखसाना तुम मेरी बीवी बनने वाली हो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। इसकी बातों पर मुझे गुस्सा आ गया, जैसे कोई अजनबी आदमी मुझे जबरदस्ती अपनी बीवी बना रहा हो। हालांकि मेरा मंगेतर था और मुझे इससे बेपनाह मोहब्बत थी। मैंने 3 बरस इसके इंतजार में गुजार दिए थे, लेकिन नादिर खान की रूह ने आदिल को मेरे लिए अजनबी बना दिया था। जो जगह तुम्हें अच्छी नहीं लगती वो मुझे अजीज है, मैं यहीं रहूंगी। मैंने खुदसर होकर कहा, मैं तुम्हें अभी ले जाऊंगा। आदिल ने तहक्कुमाना लहजे में कहा, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, तुम अभी चले जाओ, मैं 1 हफ्ता बाद आ सकूंगी। होते होते बात बढ़ गई और आदिल के लहजे में शोहरों का तहक्कुमाना अंदाज तुर्श हो गया। मैं तुम्हारी मर्जी का पाबंद नहीं रह सकता, मैं तुम्हें शहर लेकर जाऊंगा, उसने कहा। तब मैंने इसकी मंगनी की अंगूठी उतारी और इसकी तरफ बढ़ा दी। ये रही तुम्हारी आज़ादी, मैं तुम्हें अपना पाबंद नहीं रखना चाहती। अपनी अंगूठी वापस ले लो और अभी चले जाओ, तुम आज़ाद हो। आदिल की आंखें खुली की खुली रह गईं। इसने मुझे शदीद हैरतज़दा होकर देखा, लेकिन अंगूठी लेने के लिए हाथ ना बढ़ाया। मैंने उस लम्हे कमरे में सर्दी की पुरस्रार लहर महसूस की। आदिल चौंका और कमरे की तरफ देखने लगा। दरवाजे के कपाट खटके। आदिल की समझ में ना आया कि ये सब क्या था, लेकिन मैं जानती थी कि नादिर खान की रूह कमरे में आ गई है। इस रूह ने मेरा हौसला बढ़ाया है। आदिल जाओ, यहाँ से निकल जाओ, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, कोई बंधन नहीं है, मैंने अंगूठी आदिल की तरफ फेंकते हुए कहा। आदिल आखिर मर्द था, अपनी तौहीन बर्दाश्त न कर सका। इसने झुककर फर्श से अंगूठी उठाई, एक लम्हे के लिए मुझे देखा और कमरे से निकल गया। मुझे ये कभी याद न रहा कि आदिल ने कुवैत में 3 बरस मेरे लिए पैसा बचाया और मेरे लिए हसीन ख्वाब तख्लीक किए थे। इस रोज़ मुझे उस पर गुस्सा आ गया। नादिर खान की रूह आई थी। अगर आदिल ना होता तो शायद वो मुझे नजर आ जाती। मैंने दूसरे हाथ की उंगली को देखा जिसमें मैंने नादिर खान की अंगूठी पहन रखी थी। मैंने इस हाथ को अपने दूसरे हाथ में थामा और आंखें बंद करके कहा, नादिर खान, तुम्हारी इस अंगूठी के साथ मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर तुम्हें अपना शौहर कबूल करती हूँ। मेरे खामोश होते ही कमरा भूंचाल के शदीद झटके से हिल गया, फिर साकित हो गया। दरवाजे के कवाड़ों को भी एक बार जुम्बिश हुई। बाहर हवा और तेज हो गई थी। नादिर खान, अब आ जाओ, मैंने बुलंद आवाज से इसकी रूह को मुखातिब किया। फिर मैं खरामा सोने वाले कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि मैं तो अब बदरूहों के देश की मखलूक बनती जा रही हूँ। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। मैं दुल्हन के रूप में नादिर खान का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर इसकी बीवी बन चुकी थी। मेरे कान बाहर की आवाज़ों पर लगे हुए थे। मैं इसके कदमों की चाप सुनना चाहती थी। जरा देर बाद चाप सुनाई दी, लेकिन ये इंसानी कदमों की नहीं बल्कि बारिश की आवाज़ थी। बारिश बरसने लगी थी, जो ज़रा सी देर में तेज़ हो गई। मैंने बत्ती बुझा दी और पलंग पर बैठ गई। मुझे यकीन था कि नादिर खान की रूह ज़रूर आएगी और इसने मुझे अपनी बीवी बना लिया है। मेरे शऊर में यह हकीकत बिल्कुल ना आई कि मैं जिंदा हूँ और वो मरे हुए आदमी की रूह है। बिजली बड़े ज़ोर से चमकी। साथ ही बिजली के कड़ाके ने
मकान को हिला दिया। धुंध हवाओं की चीखें और ज्यादा क्रख्त हो गईं। मेरा दिल मुसर्रत से उछलने लगा, क्योंकि नादिर खान 100 बरस पहले किसी किस्म के तूफान में हलाक हुआ था। इस पर बिजली गिरी थी। आज भी बिजली चमक रही थी। मुझे यकीन होने लगा था कि ज़माना 100 बरस पीछे चला गया है, या ये तूफान 100 साल पहले का है जो नादिर खान को वापस ला रहा है। बारिश तेज तर और आंधी शदीद तर हो गई। बिजली रह रहकर चमकने और कड़कने लगी। मकान सैलाबी दरिया में किसी कश्ती की तरह डोल रहा था। नादिर खान, आ जाओ, मैंने चिल्ला कर कहा। मेरी पुकार के जवाब में इस कदर शिद्दत से बिजली कड़की कि मैंने चीख कर कानों पर हाथ रख लिए। अंधेरा कमरा बिजली की चमक से एक सानिया के लिए रोशन हुआ और फिर अंधेरा हो गया। बिजली के इस झटके ने मकान की बुनियादों तक को हिला डाला और मुझे कुछ ऐसी तड़ाक तड़ाक की दबी दबी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कहीं आग लगी हुई हो और लकड़ियां जल रही हों। तूफान क़यामत खेज होता गया। मेरा दम घुटने लगा। अंधेरे में यूं महसूस हुआ जैसे कमरे में धुआं भर रहा हो। मैंने लपक कर बत्ती का बटन दबाया, लेकिन रोशनी ना हुई। बिजली की रो मुनक़ता हो चुकी थी। मैं दूसरे कमरे में आई तो इस कमरे को धुएं से भरा हुआ पाया। करीब ही कहीं बरामदे या किसी कमरे में आग लगी हुई थी। इस वक्त मैं हकीकत की तरफ लौटने लगी, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये सब क्या है। इतने में मुझे खिड़कियों के बाहर शोलों के भूत नाचते नजर आए। मैं कुछ समझने की कोशिश कर रही थी कि अचानक मकान बड़े जोर से लर्जा और भयानक सी गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे मकान का कोई हिस्सा गिर पड़ा हो। शमा की लो बुलंद होने लगी। इसके साथ ही बारिश एकदम रुक गई, मगर हवा न रुकी। मैं घबराकर सीढ़ियों की तरफ भागी तो मालूम हुआ कि मैं शोलों में घिर गई हूँ। मैं बालाई मंजिल पर थी। निकलने की और कोई राह नहीं थी। हवा की तुंदी शोलों को तेजी से फैला रही थी। मेरे दोनों बाजू पट्टियों में जकड़े हुए थे। पेशानी पर ठंडी पट्टी रखी थी। जिस्म का अंग अंग दुख रहा था। आदिल की आंखों में आंसू थे। फिर भी जब मैंने आंखें खोली तो उसने मुस्कुराने की कोशिश की। उसने बताया कि जब तूफान शदीद हो गया तो वह इस ख्याल से शहर से मेरे मकान की तरफ भाग पड़ा कि मैं इस क़यामत खेज तूफान में डर रही होंगी। जब वो मकान से एक आध मील दूर था तो मकान के एक हिस्से पर बिजली गिरी। बावर्ची खाने में मिट्टी के तेल का कनस्तर पड़ा होगा जो जल उठा। करीब ही लकड़ी का जीना था। इसने आग पकड़ ली और हवा की तेजी की वजह से आग बहुत सुरत से फैल गई। जब आदिल मकान तक पहुंचा, मेरे पड़ोसी भी वहां पहुंच चुके थे। आधा मकान इनके सामने गिरा। 2 आदमी, जिनमें आदिल भी था, पिछवाड़े से सीढ़ी लगाकर ऊपर पहुंचे और खिड़की से अंदर कूद गए। आदिल ने मुझे बेहोश लेटे देखा और उठा लिया। सब ने बड़ी मुश्किल से मुझे जलते मकान से निकाला था। मेरे जख्म चंद दिन बाद ठीक हो गए। कुछ दिनों तक दिमाग बेठिकाना और दिल परेशान रहा। मैंने नादिर खान की रूह के राज को सीने में दफन करके आदिल से शादी कर ली, मगर मेरी जहनी हालत बिगड़ती चली गई। आखिर एक रोज़ मैंने आदिल को सारी बात बता दी। वो मुझे नफ्सियात के एक डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मुझसे बचपन से लेकर मकान जलने तक के हालात पूछे। फिर कई रोज़ तरह तरह के सवालों से मुझे परेशान किए रखा। आखिर उसने तशखीस की यह साबी कमज़ोरी है, जिसकी एक वजह यह थी कि मैं 3 बरस आदिल के इंतज़ार में बेकरार और तन्हा रही, और ये कि खाला ने मुझे खामोश पसंद बनाए रखा और मुझे किताबों की दुनिया में कैद कर दिया। तीसरी वजह ये कि मैं कदीम ज़माने के वाक़यात और कहानियाँ पढ़ती रही। इन वजूहात और ख़राबी असरात की बिना पर मेरी जहनी कैफियत में ऐसा खला पैदा हो गया जिसे नादिर खान की 100 साल पुरानी कहानी ने महसूस वाक़या की सूरत में पूरा कर दिया। सबसे बड़ी वजह यह थी कि मैं 3 बरस की उम्र में माँ बाप की मोहब्बत और शफकत से महरूम हो गई थी। नतीजे के तौर पर 100 साल पहले का मरा हुआ नादिर खान मेरे मरे हुए माँ बाप की इलामत बन गया। इस डॉक्टर ने मुझे कायल कर लिया कि इस मकान में कोई बदरू नहीं थी, ना ही रूहें वापस आया करती हैं। ये महज एसाबे ज़िंदगी, लाशऊर की इनफरादी और जज्बाती घुटन का करिश्मा था। मैंने डॉक्टर की तशखीस को तस्लीम कर लिया, लेकिन आदिल को देखती हूँ तो यूँ लगता है जैसे ये आदिल नहीं नादिर खान है जो 100 साल बाद वापस आ गया है।